विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था से 2014 से 2019 तक किस प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में पूछे गए और उनका आंसर आपको किस प्रकार लिखना होता है। तो चलिएगा टाइम को वेस्ट किए बगैर शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं जो 2019 में पूछा गया था। सबसे पहले हम 2019 के क्वेश्चंस लेंगे। 2019 में पूछा गया पहला प्रश्न आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, नेटवर्क ठोस का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा, मैंने आपको जब ठोस अवस्था वाला चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। और जो सहसंयोजक ठोस होते हैं उनको नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर नेटवर्क ठोस का मतलब है सहसंयोजक ठोस, और सहसंयोजक ठोस के मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए थे, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, SiC यानी सिलिकॉन कार्बाइड और AlN। तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, हीरा भी आप लिख सकते हो, ग्रेफाइट लिख सकते हो, SiC लिख सकते हो और AlN लिख सकते हो। तो कोई भी एक एग्जाम्पल आपको इस क्वेश्चन में देना था। तो नेटवर्क ठोस का एक उदाहरण दीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो 2019 में पूछा गया था और 1 मार्क का क्वेश्चन था। अंक कितना था? 1। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन जो 2019 में ही पूछा गया, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, श्योटकी व फ्रैंकल दोष में कोई 2 अंतर लिखिए। श्योटकी व फ्रैंकल दोष में कोई 2 अंतर लिखिए। तो देखिएगा, श्योटकी दोष और फ्रैंकल दोष क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। सबसे पहले श्योटकी दोष क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन व ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। श्योटकी दोष में क्या होता है, क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन व ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। जैसे ये डायग्राम मैंने आपको बना के बताया है, ये डायग्राम जो है किसी आयनिक ठोस का डायग्राम है जिसमें A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस जो आयंस है वो अरेंज्ड है। अब देखिएगा श्योटकी दोष में क्या होता है, समान संख्या में धनायन व ऋणायन। इसका मतलब जैसे यहाँ से एक A प्लस को मैं बाहर निकाल दूँ और एक B माइनस को मैं यहाँ से बाहर निकाल दूँ, तो अब जो दोष उत्पन्न हुआ है उस दोष को हम कहते हैं श्योटकी दोष। अब जैसे एक और A प्लस यदि हम बाहर निकालें तो ये श्योटकी दोष नहीं है। श्योटकी दोष कब होगा? जब A प्लस के साथ साथ B माइनस भी बाहर निकले। इसका मतलब जितने A प्लस बाहर जाए उतने के उतने B माइनस भी बाहर जाने चाहिए, तब इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? श्योटकी दोष कहते हैं। अब देखिएगा इस प्रकार के दोष से क्या होगा, इस क्रिस्टल का जो द्रव्यमान है वो कम हो जाएगा। और हम जानते हैं कि घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन यदि कांस्टेंट हो तो बताओ घनत्व किसके समानुपाती होगा? द्रव्यमान के। श्योटकी दोष से क्या हुआ, क्रिस्टल का द्रव्यमान कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो आयंस थे वो क्रिस्टल से बाहर चले गए, तो क्रिस्टल का द्रव्यमान क्या होगा? कम। और क्रिस्टल का द्रव्यमान कम होने के कारण उसका घनत्व भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। द्रव्यमान कम होने के कारण घनत्व क्या हो जाएगा? कम। तो देखिएगा क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। श्योटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, क्रिस्टल में उपस्थित कोई आयन सामान्यतया धनायन, क्रिस्टल में उपस्थित कोई आयन सामान्यतया धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में विस्थापित हो जाता है। जैसे यह एक मान लीजिएगा कोई क्रिस्टल है जिसमें A प्लस और B प्रकार के आयन्स उपस्थित है। तो कोई एक आयन जैसे मान लीजिएगा A प्लस धनायन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि धनायन का आकार क्या होता है? छोटा होता है, खिसकने में उसके आसानी रहती है। तो यहाँ से ये खिसक कर अंतराकाशीय स्थान में आ जाएगा। तो इस प्रकार का जो दोष होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो बताओ फ्रैंकल दोष क्या होता है, क्रिस्टल में उपस्थित कोई आयन सामान्यतया धनायन अपना स्थान छोड़कर
अंतराकाशीय स्थान में विस्थापित हो जाता है, यानी अपना जो जालक स्थल होता है वो जालक स्थल तो छोड़ देता है और अंतराकाशीय स्थान में आके क्या हो जाता है, उपस्थित। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष। अब देखिएगा, फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल का जो द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है। क्यों? क्योंकि जो आयन है वो अभी भी क्रिस्टल के अंदर ही है, अभी भी कहाँ है, क्रिस्टल के अंदर है, बाहर नहीं गया है। इसका मतलब इसका द्रव्यमान कम नहीं होगा, और द्रव्यमान कम नहीं होगा तो बताओ घनत्व क्या रहेगा, अपरिवर्तित। तो बताओ दो अंतर क्या लिखने थे। पहला अंतर, श्योटकी दोष में समान संख्या में धनायन व ऋणायन अपना स्थान छोड़ के क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, जबकि फ्रैंकल दोष में क्या होता है, कोई आयन सामान्यतया धनायन आकार छोटा होने के कारण अपना स्थान छोड़कर कहाँ आ जाता है, अंतराकाशीय स्थान में। और दूसरा अंतर क्या है, क्रिस्टल का घनत्व इसमें तो घट जाता है और इसमें क्रिस्टल का घनत्व क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। 2019 में पूछा गया अगला क्वेश्चन है, सरल घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता ज्ञात करो। 1 अंक का क्वेश्चन, सरल घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए प्रति एकक कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या यानी Z का मान कितना होता है, 1 होता है। मैंने आपको बताया था कि सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए प्रति एकक कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए भुजा लंबाई a और परमाणविक त्रिज्या r के मध्य क्या संबंध होता है, a बराबर 2r। और मैंने आपको बताया था कि संकुलन दक्षता PE का सूत्र होता है Z गुणा 4/3 पाई r क्यूब बटा a क्यूब गुणा 100। ये किसका सूत्र है, संकुलन दक्षता का। Z का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हम Z का मान 1 रख देंगे, गुणा 4/3 पाई r क्यूब बटा a बराबर क्या है, 2r, तो यहाँ पे लिख देंगे 2r का क्यूब गुणा 100। तो बताओ PE बराबर कितना आ गया, 52.4%। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया। और कितने अंक का क्वेश्चन था, 1 अंक का क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या करना है, Z का मान डायरेक्टली लिखना है क्योंकि 1 ही अंक का क्वेश्चन है, ठीक है। a बराबर क्या होता है, 2r। अगर मान लीजिएगा 2 अंक का क्वेश्चन होता तो आपको Z का मान भी निकाल के बताना होता कि a का मान भी किस प्रकार आता है, वो भी निकाल के बताना होता, लेकिन 1 ही अंक का क्वेश्चन था इसलिए इतना पर्याप्त है। PE बराबर Z गुणा 4/3 पाई r क्यूब बटा a क्यूब गुणा 100। Z का मान 1 रख दिया, 4/3 पाई r क्यूब रख दिया, a बराबर 2r का क्यूब, तो बताओ इंटू बाई 100, तो बताओ PE बराबर कितना आ गया, 52.4%। इसका मतलब यदि आपको खाली स्थान पूछे तो बताओ कितना हो जाएगा, 47.6%, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करेंगे 2018 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन का चित्र बनाओ। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और 1 अंक का क्या था क्वेश्चन। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन का चित्र बनाइए। मैंने आपको बताया था, जब निबिड़ संकुलन पढ़ाया था आपको, तब बताया था कि परस्पर स्पर्श करते हुए अवयवी कणों की 2 पंक्तियों के अनुदिश होने वाली सुव्यवस्था को द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। क्या बताई थी परिभाषा मैंने आपको, द्विविमीय निबिड़ संकुलन की परिभाषा क्या बताई थी, परस्पर स्पर्श करते हुए अवयवी कणों की 2 पंक्तियों के अनुदिश यानी 2 अक्षों के अनुदिश होने वाली सुव्यवस्था को क्या कहते हैं, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। और जो वर्गाकार आकृति का द्विविमीय निबिड़ संकुलन होता है उसे क्या कहा जाता है, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो देखिएगा, इस निबिड़ संकुलन का डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक विमीय निबिड़ संकुलन बना लेंगे। ये क्या है बताओ, एक विमीय निबिड़ संकुलन। ये पंक्ति नंबर हो गई 1 और इसको मैंने मान लिया पंक्ति A, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रत्येक दूसरी पंक्ति के कणों को
प्रथम पंक्ति के कणों के ठीक नीचे रखेंगे। वापस से सुन लीजिएगा, प्रत्येक दूसरी पंक्ति के कणों को प्रथम पंक्ति के कणों के ठीक नीचे रखेंगे, कुछ इस प्रकार से। फिर तीसरी पंक्ति भी कुछ इस प्रकार से रख देंगे, दूसरी पंक्ति के कणों के ठीक नीचे। ठीक है, ये पंक्ति 1, ये पंक्ति 2, ये पंक्ति 3, इसको भी ए मानना होगा और इसको भी क्या मानना होगा, ए। क्यों? क्योंकि ये सारी पंक्ति आपस में क्या है, समान। ऊपर वाली पंक्ति को यदि आपने ए मान लिया तो नीचे वाली पंक्ति भी ए होगी और उसके नीचे वाली पंक्ति भी क्या होगी, ए। इसलिए इसको ए प्रकार का द्विविमीय निबिड़ संकुलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए प्रकार का द्विविमीय निबिड़ संकुलन भी कहा जाता है। अब देखिएगा, ये है एक वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन है। द्विविमीय क्यों? क्योंकि इसमें हमने दो अक्ष काम में ली है। मान लीजिएगा ये अक्ष x है और ये अक्ष कौन सी है, y। और वर्गाकार क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्येक कण 4 कणों को टच कर रहा है। देखिएगा, जैसे ये कण ले लेते हैं, बताओ कितने कणों को टच कर रहा है, 1 2 3 4। और इन चारों कणों के केंद्र बिंदुओं को यदि आप आपस में मिलाओगे तो बताओ एक वर्ग का क्या होगा, निर्माण। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो बोर्ड परीक्षा 2018 में पूछा गया। और कितने अंक का क्वेश्चन था, 1 अंक का। क्वेश्चन नंबर 5 जो 2018 में पूछा गया और 1 अंक का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक बनता है। देखिएगा, हम जानते हैं कि जर्मेनियम एक नेज अर्धचालक होता है। जर्मेनियम किस प्रकार का अर्धचालक है, नेज अर्धचालक। जर्मेनियम किस प्रकार का अर्धचालक है, नेज अर्धचालक। और हम यह भी जानते हैं कि नेज अर्धचालक में जब वर्ग 15 के किसी तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है, वर्ग 15 के किसी तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो बनने वाला जो अर्धचालक होता है वो n प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, n प्रकार का। और जब नेज अर्धचालक में वर्ग 13 के किसी तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है तो बनने वाला जो अर्धचालक होता है उसे हम क्या कहते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक। नेज अर्धचालक में वर्ग 13 के तत्व की अशुद्धि मिलाओगे तो पी प्रकार का बनेगा, और नेज अर्धचालक में वर्ग 15 के किसी तत्व की अशुद्धि मिलाओगे तो n प्रकार का अर्धचालक बनेगा। और नेज अर्धचालक का एग्जाम्पल क्या है, जर्मेनियम, और इसका एक एग्जाम्पल होता है सिलिकॉन। यानी जर्मेनियम प्लस वर्ग 15 या सिलिकॉन प्लस वर्ग 15 का कोई तत्व n प्रकार, जर्मेनियम प्लस वर्ग 13 का तत्व या सिलिकॉन प्लस वर्ग 13 का कोई तत्व, बताओ किस प्रकार का अर्धचालक, p प्रकार का अर्धचालक। अब बताइएगा, वर्ग 15 के तत्व कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। और वर्ग 13 के तत्व कौन कौन से होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाने पर। इसका मतलब जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलवा रहा है, इसका मतलब आपसे वर्ग 15 का तत्व मिला रहा है। तो बताओ वर्ग 15 का तत्व यदि आप जर्मेनियम में मिलाओगे तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा, n प्रकार का। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, n प्रकार। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2018 में पूछा गया और 1 अंक का क्वेश्चन था। कॉपर ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालक होता है, जबकि CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड केवल जलीय विलयन में विद्युत का चालक होता है, कारण बताइएगा। देखिएगा आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, कॉपर जो होता है वो एक धात्विक ठोस है और धात्विक ठोस जो होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण।
किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। अब चूंकि धात्विक ठोस कॉपर जो है वो ठोस अवस्था एवं गलित अवस्था दोनों में क्या रखेगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन रखेगा। इस कारण से ठोस अवस्था में भी विद्युत का चालक होगा और गलित अवस्था में भी क्या होगा? विद्युत का चालक होगा। लेकिन जो CuCl2 है वह एक आयनिक ठोस है। किस प्रकार का ठोस है? आयनिक ठोस। और जो आयनिक ठोस होते हैं वो मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत की चालकता दर्शाते हैं। अब चूंकि आयनिक ठोस यदि ठोस अवस्था में होंगे तो मुक्त आयन नहीं बन पाएंगे, लेकिन यदि गलित अवस्था या जलीय विलयन में होंगे तो बताओ क्या बन जाएंगे? मुक्त आयन। और मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण वो गलित अवस्था या जलीय विलयन में तो चालकता दर्शा देंगे, लेकिन ठोस अवस्था में चालकता नहीं दर्शा पाएंगे, क्योंकि उनमें ठोस अवस्था में क्या उपस्थित नहीं होंगे? बताओ, मुक्त आयन उपस्थित नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस प्रकार लिखना है? देखिएगा, कॉपर एक धात्विक ठोस है, इसकी चालकता का कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉपर किस प्रकार का ठोस है? धात्विक ठोस। और इसकी चालकता का कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, अतः यह ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का क्या होता है? चालक या विद्युत चालकता दर्शाता है। जबकि CuCl2 एक आयनिक ठोस है, इसकी चालकता का कारण मुक्त आयन होते हैं। लेकिन ये मुक्त आयन बनते कब हैं? ये बात इंपॉर्टेंट है। बनते कब है? जब इसको कौन सी अवस्था में लिया जाए? गलित अवस्था में, या इसका क्या बनाया जाए? जलीय विलयन। इसकी ठोस अवस्था में मुक्त आयन अनुपस्थित होते हैं, जबकि जलीय विलयन में मुक्त आयन उपस्थित होते हैं, अतः यह केवल जलीय विलयन में विद्युत चालकता दर्शाता है। अब हम बात करेंगे 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस की। तो देखिएगा, 2017 में पूछा गया पहला क्वेश्चन है, त्रिंताक्ष क्रिस्टल तंत्र के लिए अक्षीय दूरियों व अक्षीय कोणों में संबंध लिखिए। वापिस से सुन लीजिएगा, त्रिंताक्ष क्रिस्टल तंत्र के लिए अक्षीय दूरियों व अक्षीय कोणों में संबंध लिखिए। देखिएगा, ठोस अवस्था वाला चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था कि क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं, और जो 7वां क्रिस्टल तंत्र था वो कौन सा था? बताओ, त्रिंताक्ष था। और मैंने उसके पैरामीटर्स याद रखने का तरीका भी आपको बताया था, और तरीका क्या था कि यह सबसे बेकार क्रिस्टल तंत्र होता है। सबसे बेकार क्रिस्टल तंत्र होता है त्रिंताक्ष प्रकार का। इसका मतलब इसकी जो भुजा लंबाइयां हैं वो आपस में समान नहीं होगी, अंतराफलक कोण भी आपस में समान नहीं होंगे, और वो 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होंगे। तो बताओ, अक्षीय दूरियों व अक्षीय कोणों में संबंध क्या है? A नॉट इक्वल टू B, B नॉट इक्वल टू C, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा, और गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो 2017 में पूछा गया। और कितने अंक का क्वेश्चन था? 1 अंक का। 2017 में पूछा गया अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, समदेशिक व विषमदेशिक प्रकृति में अंतर लिखिए। समदेशिक व विषमदेशिक प्रकृति में अंतर लिखिए, यानी आपसे पूछा गया है समदेशिकता और विषमदेशिकता में क्या अंतर होता है। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था समदेशिकता या समदेशिक प्रकृति क्या होती है? जब किसी ठोस के विभिन्न भौतिक गुणों जैसे चालकता, अपवर्तनांक आदि का मापन अलग अलग दिशाओं में करने पर उनके मान एक समान प्राप्त होते हैं, तो इसे समदेशिक ठोस कहते हैं। इस गुण को क्या कहा जाता है? समदेशिकता। क्या मतलब है इस बात का? बात का मतलब यह है कि मान लीजिएगा आपके पास में कोई ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ के विभिन्न भौतिक गुणों का मापन आपने किया, जैसे चालकता का मापन किया, अपवर्तनांक का मापन आपने किया, और अलग अलग दिशाओं में किया। एक इस दिशा में किया, एक इस दिशा में किया। प्रत्येक दिशा में आपको जो मान प्राप्त हो रहा है वो आपस में क्या है? समान। यानी एक समान मान यदि आपको प्राप्त होते हैं तो इस गुण को क्या कहते हैं? समदेशिकता कहते हैं। जैसे अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं? समदेशिक प्रकृति के होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? समदेशिक प्रकृति के। तो बताइएगा, विषमदेशिकता या विषमदेशिक प्रकृति क्या होगी? जब किसी ठोस के विभिन्न भौतिक गुणों जैसे चालकता, अपवर्तनांक आदि का मापन अलग अलग दिशाओं में करने पर उनके मान एक समान प्राप्त होते हैं। ये तो क्या है? समदेशिकता। एक समान प्राप्त नहीं हो, यानी असमान प्राप्त होते हैं। उनके मान कैसे प्राप्त होते हैं? असमान। इधर ऐसी की ऐसी लैंग्वेज आ जाएगी, बस आपको एक समान की जगह क्या लिखना है? असमान लिखना है। इस प्रकार के ठोस क्या कहलाते हैं? विषमदेशिक ठोस। और इस प्रकृति को या इस गुण को क्या कहते हैं? विषमदेशिकता। एग्जाम्पल क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? विषमदेशिक। इसका अपवाद है
बताया भी था मैंने आपको, घनीय संरचना वाले क्रिस्टलीय ठोस, घनीय संरचना वाले क्रिस्टलीय ठोसों को छोड़कर शेष सभी क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विषमदेशिक प्रकृति के। तो अलग अलग दिशाओं में यदि भौतिक गुण एक समान प्राप्त हो तब तो समदेशिक, और अलग अलग दिशाओं में यदि भौतिक गुणों के मान अलग अलग प्राप्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विषमदेशिक ठोस, और इस गुण को क्या कहा जाता है, विषमदेशिकता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो 2017 में पूछा गया। 2017 में पूछा गया तीसरा क्वेश्चन, ठोस क की विद्युत चालकता 10⁴ से 10�7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है, तथा ठोस ख की विद्युत चालकता 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। क व ख को पहचानो और उनके नाम लिखो। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि विद्युतीय गुणों के आधार पर, विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोस पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। नंबर 1 चालक, नंबर 2 अर्धचालक, और नंबर 3 कुचालक। मैंने आपको बताया था चालकों की जो चालकता की परास होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। कितनी बताई थी, 10⁴ से 10�7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अर्धचालकों की जो चालकता की परास होती है वो 10⁻⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, और कुचालकों की जो चालकता की परास होती है वो सबसे कम होती है, 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो देखिएगा, आपको 2 आंकड़े दे रखे हैं, 10⁻4 से 10⁻7 ठोस क के लिए। तो बताओ ठोस क तो क्या हो जाएगा, ठोस क तो हो जाएगा, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ठोस क तो बताओ क्या हो जाएगा, चालक। क्या हो जाएगा, चालक। और ठोस ख की विद्युत चालकता कितनी दे रखी है, -20 से -10 यानी कुचालक। तो बताओ ठोस ख क्या हो जाएगा, ठोस क हो जाएगा कुचालक। क्या हो जाएगा, कुचालक। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 2017 में पूछा गया और 1 अंक का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 है 2016 में पूछा गया 1 अंक का क्वेश्चन, निम्न ताप पर हाइड्रोजन किस प्रकार का ठोस है। तो देखिएगा, जब मैंने आपको क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। फिर मैंने आपको बताया था आणविक ठोस वापस से 3 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो बताइएगा, हाइड्रोजन किस प्रकार का ठोस है, एक आणविक ठोस है, और आणविक ठोस में भी किस प्रकार का ठोस है, अध्रुवीय आणविक ठोस। क्यों, क्योंकि H2 एक ऐसा अणु है जो 2 समान परमाणुओं से मिलकर बना है। तो बताओ विद्युत ऋणता में अंतर कितना होगा, 0। इसका मतलब यह एक अध्रुवीय अणु है। तो बताओ ये किस प्रकार का ठोस होगा, अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। तो बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, अध्रुवीय आणविक ठोस। ये था क्वेश्चन नंबर 10 जो 2016 में पूछा गया और 1 अंक का क्वेश्चन था। 2016 में पूछा गया अगला क्वेश्चन है, AgBr में फ्रैंकल दोष किस आयन के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है। तो देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि फ्रैंकल दोष जो होता है वो धनायन के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है। धनायन जालक स्थल से विस्थापित होकर कहाँ चला जाता है, अंतराकाशी स्थान में। तो बताओ AgBr में जो धनायन है वो कौन है, Ag+। तो बताओ AgBr में जो फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है वो किस आयन के विस्थापन के कारण उत्पन्न होगा, Ag+ आयन के विस्थापन के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, Ag+ जो 2016 में पूछा गया और 1 अंक का क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 जो बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया और 1 अंक का क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आद्य एकक कोष्टिका, आद्य एकक कोष्टिका का मतलब होता है सरल एकक कोष्टिका, सरल एकक कोष्टिका। बताया था मैंने आपको, आद्य एकक कोष्टिका का दूसरा नाम क्या है, सरल एकक कोष्टिका।
तो सरल एकक कोष्टिका के एक परमाणु का कितना भाग वास्तव में एक विशिष्ट एकक कोष्टिका से संबंधित रहता है। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि आद्य या सरल एकक कोष्टिका जो होती है उसमें अवयवी कण केवल और केवल कहाँ पर उपस्थित होते हैं? कोनों के ऊपर। कहाँ उपस्थित होते हैं? कोनों के ऊपर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि घन का प्रत्येक कोना जो होता है वो 8 घनों में क्या होता है? उभनिष्ठ। घन का प्रत्येक कोना बताओ कितने घनों में उभनिष्ठ होता है? 8 घनों में उभनिष्ठ होता है। तो बताओ घन के एक कोने पर या प्रत्येक कोने पर अवयवी कण का कितना अंश प्राप्त होगा? 1/8। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आद्य एकक कोष्टिका के एक परमाणु का कितना भाग वास्तव में एक विशिष्ट एकक कोष्टिका से संबंधित रहता है। तो बताओ प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण होगा और एक अवयवी कण का कितना भाग प्रत्येक एकक कोष्टिका को प्राप्त होगा? 1/8 भाग। तो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1/8। क्या होगा? 1/8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 जो बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया। अब हम बात करेंगे 2015 में पूछे गए क्वेश्चंस की। तो देखिएगा 2015 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। एक क्वेश्चन 1 अंक का था और एक क्वेश्चन 2 अंक का था। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र के लिए अक्षीय कोणों के मान लिखिए। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? A = B ≠ C। ये तो होता है भुजा लंबाइयों में संबंध। और अंतराफलक कोण जो होते हैं वो अल्फा और बीटा, 2 कोण आपस में बराबर होते हैं और वो किसके बराबर होते हैं? 90 डिग्री के। और जो तीसरा कोण होता है गामा, वो किसके बराबर होता है? 120 डिग्री के। अब आपसे अक्षीय कोणों के मान पूछे हैं, इसका मतलब आपको इसके अंदर भुजा लंबाई के मान नहीं लिखने। तो बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अल्फा = बीटा = 90 डिग्री और एक कोण कितने डिग्री का होता है? 120 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन भी 2015 में पूछा गया, 2 अंक का क्वेश्चन था। सिलिकॉन में बोरोन मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा? समझाइए। देखिएगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सिलिकॉन जो होता है वो एक नेज अर्धचालक है, नेज अर्धचालक है, और बोरोन जो है वो वर्ग 13 का तत्व है। तो बताओ सिलिकॉन में जब आप वर्ग 13 का तत्व बोरोन मिलाओगे तो बताओ किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा? P प्रकार का अर्धचालक बनेगा। अब ये कह रहा है समझाओ इसको, क्योंकि 2 अंक का क्वेश्चन है। 1 अंक का होता तो सिर्फ हम लिख देते P प्रकार, लेकिन ये कह रहा है समझाइए किस प्रकार बना। तो इसको देखो, समझाना भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिलिकॉन का एक क्रिस्टल बना लेता हूँ। सिलिकॉन वर्ग 14 का तत्व है, इसका मतलब सिलिकॉन अपने क्रिस्टल में कितने सिलिकॉन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहेगा? 4 के साथ। इस प्रकार से प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु 4 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन वर्ग 14 का तत्व है। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से 4 बंधों का क्या करता है? निर्माण। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसने भी कितने बना लिए बताओ? 4 बना लिए। इसने 4 नहीं बनाए, बना देते हैं कुछ इस प्रकार से। अब देखो सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। क्यों? क्योंकि ये कौन से वर्ग का तत्व है? वर्ग 14 का तत्व है। और वर्ग 14 के जो तत्व होते हैं जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, इन सबके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपने इसके अंदर क्या मिलाया? बोरोन। बोरोन क्या करेगा? सिलिकॉन को इसके स्थान से हटा देगा। पहले बताओ यहाँ पर क्या था? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन था, तो बताओ इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। इस बंध में भी कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। इस बंध में भी कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। अब क्या हुआ? आपने जैसे ही सिलिकॉन के क्रिस्टल में बोरोन को मिलाया तो बोरोन जो है वो वर्ग 13 का तत्व है, वर्ग 13 का तत्व है। और इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 ही होते हैं। तो जब आप बोरोन को सिलिकॉन के क्रिस्टल में मिलाओगे तो बोरोन अपने साथ बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? 3। उन 3 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके आया है,
भाई यहाँ से जो निकला वो कितने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर गया होगा, अपने 4। पहले यहाँ पे कौन था बताओ, सिलिकॉन। सिलिकॉन था तो बताओ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा सिलिकॉन का, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा सिलिकॉन का और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा सिलिकॉन का। ये जो सिलिकॉन है ना, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 और 4। अब सिलिकॉन यहाँ से हट गया तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कौन आ गया, बोरोन। बोरोन अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन लेके आया, 3। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बंद बनाने में भाग ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेगा, लेकिन यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन आ पाएगा क्या, नहीं। तो बताओ यहाँ पर ये क्या बन गया, होल बन गया। और इस होल की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ कर देंगे। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को ये होल दिखेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो बताओ जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस होल को पूरा करने आएगा तो यहाँ पे होल बन जाएगा। इस होल को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो बताओ यहाँ पर होल बन जाएगा। तो इस होल की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ कर देंगे, जिस कारण से इसमें विद्युत चालकता आ जाएगी। तो ये कौन से प्रकार का अर्धचालक बनेगा, पी प्रकार का अर्धचालक। तो कुछ 14 में पूछे गए क्वेश्चंस देखिएगा, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन 1 अंक का था और एक क्वेश्चन 2 अंक का था। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्योटकी व फ्रेंकल दोष में अंतर लिखिए। ये कौन सा क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है और ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। 15 क्वेश्चंस की अपन इस वीडियो में बात करेंगे। श्योटकी व फ्रेंकल दोष में अंतर लिखो। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है, तो वही इसका आंसर आपको लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन है, सरल घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता ज्ञात करो। अब देखो, इससे पहले इसी वीडियो में मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करवाया, लेकिन वो 1 अंक का था। यहाँ पर कितने अंक का क्वेश्चन दे रखा है आपको, 2। तो आपको थोड़ा सा इसको बढ़ा के लिखना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। हम जानते हैं सरल घनीय एकक कोष्टिका जो होती है SCC के लिए Z का मान कितना होता है बताओ, 1 होता है, ठीक है। इसको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर आपको A व R के बीच संबंध ज्ञात करके बताना है। ये ज्ञात करके बताना पड़ेगा। 1 अंक का क्वेश्चन हो तो आप A और R के बीच डायरेक्ट संबंध लिख सकते हो, लेकिन 2 अंक का क्वेश्चन है तो A और R के बीच आपको संबंध बताना होगा ज्ञात करके। तो बताओ सरल एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहाँ होते हैं, कोनों पर होते हैं, केवल कोनों पर होते हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मैं A व R के बीच संबंध निकाल रहा हूँ, तो इन दोनों कोनों के कणों को थोड़ा बड़ा करके मैं बना लेता हूं, क्योंकि ये सारे कण आपस में टच कर रहे होते हैं। सारे कण आपस में क्या करते हैं, टच। तो बताओ ये भुजा लंबाई क्या हो गई, A। अवयवी कण की त्रिज्या कितनी मान ली, R। तो बताओ A बराबर क्या हो जाएगा, 2R। A बराबर क्या हो जाएगा, 2R। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, P बराबर, हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, Z गुणा 4/3 पाई R क्यूब बटा A क्यूब गुणा 100। Z का मान 1 रख दिया, 4/3 पाई R क्यूब बटा A बराबर क्या रखोगे, 2R का क्यूब गुणा 100, और सोल्व करोगे आएगा कितना, 52.4%। तो बताओ सरल घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता ज्ञात करके हमने बता दी, कितनी हो गई, 52.4। तो ये थे बच्चों 2014 से 2019 तक पूछे गए